स्टूडेंट्स जब कैरियर अडॉप्ट करते हैं तो वो अक्सर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं आज जो टॉक आपके सामने दे रहा हूँ उसमें मैं आपको एक नया अध्याय बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, टॉर्नेडोज, सुनामी इन सब के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा होगा। पर ये ज्योग्राफी नहीं है, ये जियोलॉजी है, अर्थ साइंस है। जियोलॉजी मीन्स जियो एक पार्ट है, लोगस एक पार्ट है। जियो इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स एंड अर्थ। तो उस तरीके से ये दोनों चीजें बनी हुई है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और किन के लिए है। तो ऐसी मानसिकता कि इसमें लड़कियां नहीं जा सकती हैं या लड़के नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्षेत्र में, हर जगह सभी लोग सफल हो सकते हैं। ये वसुंधरा है, हमारी पृथ्वी, जो कि ऊपर से सैटेलाइट से इसकी पिक्चर ली गई है और इसी की पल्स, हम इस ब्लू प्लैनेट इसको कहते हैं, अर्थ को, इसकी पल्स को हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि ये हमको क्या दे सकती है और इससे हम क्या पा सकते हैं। जियोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे रॉक्स जो है वो आप जैसे कभी अगर यमुना के किनारे या गंगा के किनारे जाए तो आप देखेंगे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, एक एक थिन लेयर होती है। तो उसी तरह ये रॉक्स जो है ये अर्थ के फाउंडेशन है और यही रॉक्स जब अर्थ के फाउंडेशन है तो जियोलॉजी जो है कंट्री की इकोनॉमी है। जितना कोल है, जितना पेट्रोलियम है, आयरन ओर है या और भी जितने मिनरल्स हैं या और चीजें, रिसोर्सेज है, वो सब जियोलॉजी के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जियोलॉजी पढ़ना अत्यंत आवश्यक भी है कंट्री की इकोनॉमी के लिए और लाभप्रद भी है। माइथोलॉजी में भी जियोलॉजी का जिक्र आता है। आपने बचपन में समुद्र मंथन के विषय में जानकारी ली होगी कि सुर और असुर में लड़ाई हुई और उसमें जो है अमृत निकल करके आया। तो उन्होंने समुद्र का ही मंथन किया था और आज भी हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं। आज जब हम समुद्र का मंथन करते हैं तो आप वहां से मिनरल्स प्राप्त करते हैं, फूड है, फिश है, इस तरह के फूड है, एनर्जी है, कई तरह के हाइड्रो पावर ये इससे चलते हैं, विंड एनर्जी चलती है। तो आज भी समुद्र मंथन प्रेजेंट में भी चल रहा है। एक जियोलॉजिस्ट का जो वर्किंग स्कोप है वो बहुत लार्ज है, बहुत वास्ट है। वो एक डायमेंशन जो है माउंटेन्स या एक अर्थ, इससे लेकर के और नैनो स्केल तक आप चले आते हैं। आप यहाँ पे देखें तो अर्थ मून सिस्टम से लेकर फिर माउंटेन्स, फिर सिंगल क्रिस्टल्स और उसके बाद नैनो स्केल पे उनका स्ट्रक्चर आप एग्जामिन कर सकते हैं एक्सरेज के माध्यम से या और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली जियोलॉजी किसके लिए है? एक तो जो आप इस क्यूबिकल में कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, या तो आप अपना क्यूबिकल में बैठ करके लाइफ एंजॉय करें या आउटडोर लाइफ आपको अगर पसंद हो, जिसमें आप बाहर निकलना चाहते हो, जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ये आउट एंड अबाउट आउटडोर लाइफ को अलाउ करती है और उसमें आप कई चैलेंजिंग टास्क ले सकते हैं। और कहाँ तक जा सकते हैं? एक पोल तक जा सकते हैं। स्टूडेंट एज में भी एक अंटार्कटिका डिवीजन है गोवा में, जिसमें हमारे यहाँ से DI से भी कुछ लोग उसकी कमेटी में है, मैं खुद भी हूँ। तो उसमें स्कूल के छात्र भी जा सकते हैं अंटार्कटिका एक्सपीडिशन पे। मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आप जाते हैं, मैक्सिमम 9 मंथ्स टू 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो टेम्परेचर विंटर में ड्रॉप कर जाता है, -52 होता है, तो वर्किंग कंडीशन डिफरेंट है। समर थोड़ा प्लेजेंट होता है, -27 डिग्रीज रहता है, तो फिर भी बेटर कंडीशन है वर्किंग। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है ये काफी पुरानी है। और कितनी पुरानी है? ये 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ। यानी 1 मिलियन जो है 10⁶ होता है। तो मिलियन ऑफ मिलियन बिलियन है 4.6 यानी 4600 मिलियन ईयर्स। तो उस टोटल ड्यूरेशन में 4.6 बिलियन ईयर्स में
5 अब तक मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। इस तरह से अगर हम लोग एक बेस लाइन ले लें तो इस बेस लाइन में पीरियोडिक ऑसिलेशंस होते हैं। तो इस समय वर्तमान में जो हम हैं वो कहीं यहाँ पे हम लोग हैं। इस समय ये जो है ये आइस एज रिप्रेजेंट करता है, ये हीटिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव ऑलमोस्ट रीच दिस पर्टिकुलर स्टेज वेयर इट इज नाउ परहैप्स डिपिंग डाउनवर्ड्स। So we are heading another ice age which might lead to an extinction or mass extinction. Mass extinction कई बार हुए हैं, कई तरीके से हुए हैं, जिसमें 2 आइस एजेस से हुए हैं। एक कैटास्ट्रॉफ से हुआ है क्रिटेशियस स्तर से, जिसमें डायनासोर हुए, उसके बारे में भी आपको बताई। पर जियोलॉजी के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो ये जो रॉक्स हैं या फॉसिल्स हैं वो सब कुछ डेटा या रिकॉर्ड प्रिजर्व करते हैं। उसको जैसे मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरे बेटे के बारे में भी आप जान सकते हैं, मेरे फादर के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, मेरे ग्रैंडफादर के, तो जितना पीछे चले जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप रिट्रीव करते हैं, क्लॉक को रीसेट करते हैं और बैक इनटू हिस्ट्री जाते हैं, तो उसमें आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर रॉक रीडिंग, जो कि एक आर्ट है और यही जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, अगर ये रॉक रीडिंग आपको आ जाए तो फॉसिल्स और फॉसिल रिकॉर्ड और रॉक में जो सिग्नेचर प्रिजर्व्ड है उनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप कंसेंट्रिक रिंग्स देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में एक सल्खलन पार्क है, बहुत फेमस है, और ये अल्गल स्ट्रोमेटोलाइट्स है और ये अर्लीस्ट कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रिजर्व है और इनकी एज करीब करीब 3.5 बिलियन ईयर्स है। तो इतना पीछे आप जा सकते हो। और साइनोबैक्टीरिया या अल्गल का ग्रोथ उस समय हुआ, तो इससे ये पता लगता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में भी, यानी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले भी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। एक ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीजन रिजर्वायर का। अगर आप उड़ीसा में जाएं, बिहार में जाएं, तो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, आयरन ओर जो मिलता है वो बैंडेड आयरन जैस्पर या बैंडेड आयरन क्वार्ट्जाइट करके BHJ BHQ ऐसे बैंड्स होते हैं, रेड बैंड्स होते हैं। फेरिजिनस फेरिक कंटेंट जो होता है आयरन का वो रेड कलर का होता है। जब भी आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे या टाइटर करेंगे तो वो रेड बैंड यहाँ पे विजिबल है। तो ये रेड बैंड जो है, क्योंकि फेरिक आयरन इनमें ज्यादा है, तो ये भी प्रेजेंट करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द ओल्डेस्ट नोन रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम 3.7 बिलियन ईयर्स अगो या 3700 मिलियन ईयर्स अगो, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लॉक्ड अप इन दीज आयरन बैंड्स or beds is estimated to be perhaps 20 times the volume of the present day oxygen level. तो उस समय भी ऑक्सीजन था। लाइफ तभी इवॉल्व करेगी जब ऑक्सीजन होगा, फिर वाटर होगा। तो जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हम लोग देखते हैं कि कब लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो हमसे ही नहीं शुरू हुई, हमसे बहुत पहले से आ चुकी है, हम तो बहुत रिसेंट है। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक और बात माइथोलॉजी की जब होती है, तो जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि किसी जमाने में रावण जब सीता को ले गए थे तो हनुमान ने एक वानर सेना बनाई थी और वो समुद्र पार करके, और उन्होंने क्या किया था, समुद्र में पत्थर फेंकते चले गए थे और पत्थर फेंक करके वो पूरा एक पुल बना लिया और पुल क्रॉस करके वो लोग दूसरी तरफ पहुंच गए। तो वो पुल पत्थर, किसी भी समुद्र को आप पत्थर से भर नहीं सकते। एक समुद्र की डेप्थ कितनी होती है आपको अंदाजा है? 1 माइल डेप्थ हो सकती है एक समुद्र की, तो रेंजिंग अप टू 1.7 माइल्स इतना गहरा हो सकता। तो पत्थरों से नहीं भर सकता, क्योंकि वो भरता चला जा रहा था और वो बढ़ते चले जा रहे थे। तो उसमें क्या है, अगर आप भी देखें आज की डेट में भी, तो एक प्यूमिस स्टोन होता है। कई लोगों के यहाँ अभी भी कल्चर है, बाथरूम में वो स्टोन होता है, पैर को रगड़ने के लिए लेडीज यूज करती हैं, प्यूमिस स्टोन होता है। दैट प्यूमिस स्टोन इज
one which is volcanic rock and that has vesicles in that, यानी उसमें छेद होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, एंड दैट इज द ओनली रॉक विच कैन फ्लोट ऑन द वाटर. सो वहां पे क्या था कि वॉल्केनिक माउंटेन था रॉक्स का, जिसको उन्होंने यूज किया और पत्थरों को फेंका तो वो फ्लोट करते चले गए और वो क्रॉस करते थे. तो दैट वाज द आइडिया. सो द जियोलॉजी वाज प्रेजेंट इवन इन दोज टाइम्स, अर्लियर देन द माइथोलॉजी ऑल्सो. तो उस समय भी इसका मतलब उस समय के बंदर जो थे वो जियोलॉजी जानते रहे होंगे, इससे ऐसा लगता है. अभी कंटेक्स्ट में देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह का बात आ रहा है, समुद्र सेतु करके एक बनाना चाहते हैं. इंडिया कहाँ पे, वेयर इज इंडिया? दिस इज, ये इंडिया का मैप है. यहाँ पे एक छोटा सा है, ये श्रीलंका है. तो श्रीलंका जाने के लिए एक बड़ा लंबा सर्क्यूटस रूट है, ऐसे जाते हैं. वो सीधे ले जाना चाहते हैं और उसको सीधे ले जाने के लिए हमको कई चीजें तोड़नी पड़ रही, जो एक्चुअल नेचुरल बैरियर्स हैं उनको हम कट क्रॉस करके जा रहे हैं. तो वो समुद्र सेतु, यानी समुद्र को जोड़ना है इन दोनों के बीच में, तो इजीएस्ट, एक आज के दिन में आपको पूरा दिन लगता है श्रीलंका पहुंचने में यहाँ से, जबकि उसमें 2 या 3.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं. तो ये समुद्र सेतु का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी जियोलॉजी का है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि नीचे ओशन में कैसे वॉल्केनिक रॉक स्पर्ट करते हैं और वॉल्केनोस बनते हैं, जिनको कि हम रीफ कहते हैं. वो रीफ वहां पे माउंटेन की तरह से, हीप की तरह से वो फॉर्म हो गया. ये एरिजोना में अगर आप देखें तो वहां पे ग्रैंड कैनियन का बड़ा फेमस लैंडस्केप है, जिसमें लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है. देखने में कुछ भी नहीं लगता, एक लेयर्स लगती, लेकिन अगर इन लेयर्स को आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो इन लेयर्स में रफली 2 बिलियन की हिस्ट्री प्रिजर्व है, 2 बिलियन ईयर्स की. जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों के लिए सॉइल को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू होल्ड दी सॉइल, क्योंकि फ्लड जब आता है तो 1 मिनट में सारी मिट्टी बह जाती है. लेकिन आपको शायद यकीन नहीं आएगा जब आपको ये जानकारी मिले कि अगर पूरी पृथ्वी पर एक लेयर 1 इंच की अगर हमें डिपॉजिट करनी है जो सॉइल की है, तो उसको फॉर्म करने में 1 मिलियन ईयर लगता है. It takes 1 million year to deposit 1 inch of a layer of a soil across the globe, but to wash it, it takes no time. तो इसलिए ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, स्ट्रैटिफाई करती हैं, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है. तो ये जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये लेयर ग्रैंड कैनियन की दिखाई है, इसमें रफली 2 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री प्रिजर्व है. तो आप जियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो यू कैन गो बैक, डेट बैक इन टाइम एंड गो एंड ट्रेस व्हाट वाज 2 बिलियन ईयर्स और फ्यू मिलियन ईयर्स है. डायनासोर्स कब आए, कब एक्सटिंक्ट हो गए, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए. फिर ट्राइलोबाइट जो एक एनिमल था, जिसके बारे में ये नीचे भी लिखा हुआ है कि करीब आज से रफली 520 मिलियन ईयर पूर्व कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें ये ट्राइलोबाइट इवॉल्व हुए थे. और ये ट्राइलोबाइट एक रेयर स्पीसीज है जिसमें कैल्साइट की आइस थी. कैल्साइट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्साइट इज द ओनली मिनरल विच इज फाउंड इन द एंटायर मिनरल किंगडम जिसमें कि डबल रिफ्रैक्शन होता है. तो डबल रिफ्रैक्शन था, उनकी आईज में लगा हुआ था. तो वो जो मॉडर्न डे आईज है उसी तरह की सोफिस्टिकेटेड थी, लेकिन 520 मिलियन ईयर्स एगो भी था. और ट्राइलोबाइट में आई का जो शेप था वो पूरा कर्वेचर के साथ था. तो वो पैरानोमिक व्यू यहाँ तो देखते ही थे, पूरा पीछे और कंप्लीट 360 उनको व्यू मिलता था, क्योंकि उनमें आईज की सिमेट्री जो लगी हुई थी वो पूरी इस तरह से थी. जो अगर स्ट्रेट आई आएगी तो सी एक्सिस से, जो यहाँ पे एक कैल्साइट मिनरल रखा हुआ है, इस कैल्साइट में
सी एक्सिस जो टॉप टू बॉटम होती है, ये ए एक्सिस बी एक्सिस, तो जो सी एक्सिस से पास करेगी वही अनरिफ्रैक्टेड जाएगी विदाउट एनी डबल रिफ्रैक्शन, वो उसकी आंख में सीधी आती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। आपने शायद जुरासिक पार्क एक फिल्म देखी होगी, बड़ी फेमस थी। ये वही हिस्ट्री को हम लोग जियोलॉजी में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जबलपुर अगर कभी आप जाएं तो हम लोगों को वहां पे डायनासोर के एग्स वेल प्रिजर्व वहां पे मिले थे। बाद में वो कमर्शियलाइज हो गया तो $100 का एक एग वहां बिकने लग गया। अभी बहुत सारे एग है, मोर देन अबाउट 500 एग्स। उसमें ये नहीं मतलब है कि आज की डेट में वो डायनासोर उसमें से निकल के बाहर आ जाएगा, वो फॉसिलाइज्ड है। तो करीब आज से 65 मिलियन ईयर पहले या पूर्व एक ऐसी धारणा है कि एक ऊपर से मीटियोरिटिक बॉडी, बहुत सारे आप देखते होंगे, कभी रात में बाहर उठ के जाइए तो आपको तारा टूटते हुए दिखाई देता है। तो तारा कई बार नहीं टूटता, मीटियोरिटिक बॉडी होती है जिसमें फ्लैश लाइट होती है और हाई इम्पैक्ट से वो फॉल करता है। और जब वो फॉल करता है तो उसके एग्जाम्पल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यहाँ पे दिया है कि 100 मिलियन मेगाटन्स ऑफ एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ 300 मिलियन न्यूक्लियर वेपन्स, ये एनर्जी रिलीज हुई थी। और परहैप्स उसी के इम्पैक्ट से ऐसा पॉसिबल हुआ कि उस समय पृथ्वी पर जितने बड़े एनिमल्स थे, जिनमें डायनासोर सबसे बड़ा था, दैट वाज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, बिकेम एक्सटिंक्ट। एक छोटा एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर आप जियोलॉजिस्ट हो तो कैसे आप एक एनालिटिकल माइंड रख सकते हैं। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण में पहली बार, और आपको ये भी अंदाजा होगा कि मीडिया हाइप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने 3-4 दिन के बाद पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में आया कि पाकिस्तान ने भी जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। व्हाट इज राजस्थान? इट्स अ सैंडी एरिया। तो सैंड जो है उसका क्या कंपोजिशन होता है? इट्स सिलिका। तो सिलिका क्या है? इट इज प्योर SiO2 सिलिका है। तो इसके जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स हैं वो वेल नोन है कि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर से किस टाइप से ये फॉर्म हो सकता है, जिसको पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, विद सेम कॉम्पोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक अल्फा क्वार्ट्ज कहते हैं, बीटा क्वार्ट्ज है, ट्रिडीमाइट है, क्रिस्टोबलाइट, कोएसाइट, stishovite, and finally this is the melt. So there are different polymorphs of silica. तो न्यूक्लियर, मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में क्या करते हैं, रफली 10 मीटर डेप्थ पर न्यूक्लियर जो बम्बार्डमेंट करना है वो मटेरियल प्लेस कर देते हैं और रिमोट से उसको बम्बार्ड करते हैं। तो जो सिलिका, जो सैंड के ग्रेन्स हैं, उनकी कंपोजिशन अल्फा क्वार्ट्ज होती है, यानी एट रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर दैट इज अल्फा क्वार्ट्ज। बट वंस यू डू द एक्सप्लोजन, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर रिलीज होता है, उससे वो सिलिका पार्टिकल जो है वो कोएसाइट या स्टिशोवाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब पाकिस्तान ने इस तरह का क्लेम 3 दिन के बाद किया था पोखरण एक्सप्लोजन के बाद, तो हमारे इंटेलिजेंस ने कुछ लोगों का ऐसे ही जो गाय भैंस चराते हैं तो गधे के साथ भेज दिया था। तो वो सैंड पार्टिकल, सैंड को वहां से लाद करके ले आए थे और सैंड पार्टिकल्स का एक्चुअली एक्सरे किया, तो उसमें जो पीक आई थी वो अल्फा क्वार्ट्ज की थी, which clearly says that Pakistan never did the nuclear explosion after the Pokhran explosion. एक मीडिया हाइप है या कंट्री टू कंट्री एक जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी जियोलॉजिस्ट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एक आइस कोर ड्रिलिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। जब आप अंटार्कटिका जाते हैं और जब यहाँ पे हैं, जैसे लोग बताते हैं जो लोग अंटार्कटिका गए हैं
कि जिनको अस्थमा होता है वो अस्थमा वहाँ ठीक हो जाता है पेशेंट, क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट है जो प्योर है, वहाँ पे कोई किसी तरह की पॉल्यूशन नहीं है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लो टेम्परेचर। तो वहाँ पे जो आई स्कोर्स है उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उन आई स्कोर्स को ड्रिल करके हम यहाँ पे लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि प्रेजेंट इज ऑलवेज नोन एज द की टू द पास्ट। उसमें क्या करते हैं की टू द पास्ट में, कि आपको मालूम है कि जैसे जितने पार्टिकल्स या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती है, कहीं कंसंट्रेट होती है, कहीं रिकॉर्ड होती है। तो ये जो आई स्कोर्स है दे मेंटेन एंड प्रिजर्व ए कंप्लीट रिकॉर्ड of the particles in the air or in the atmosphere and so also the carbon dioxide content. तो आज की डेट में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से CO2 और CHG गैसेस एटमॉस्फेयर में है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर हीट अप हो रहा है या टेम्परेचर अर्थ का राइज हो रहा है, वो आप पास्ट रिकॉर्ड से हमेशा जान सकते हैं कि उस जमाने में कितना रहा होगा या टेम्परेचर कितना था। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्थ का टोटल रेडियस, आपको अंदाज है कि अर्थ का रेडियस कितना है या डायमीटर कितना? 6400 किलोमीटर। तो द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्थ टू विच वी हैव बीन एबल टू ड्रिल इज 10 किलोमीटर। आज तक 10 किलोमीटर के डीप नहीं जा पाए। ये कमरा जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसमें समझ लीजिए अगर 2 टन के 4 एसीज या 6 एसीज लग जाए तो ठंडा हो जाएगा। जो ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट माइन है वो कोलार गोल्ड फील्ड है, हुट्टी में है, कर्नाटक में, बेंगलोर के पास है। हुट्टी गोल्ड माइन वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइन थी, अब नॉन प्रोडक्टिव हो गई है। उसकी डेप्थ 1.7 किलोमीटर है। दैट इज द मैक्सिमम वी हैव बीन एबल टू ड्रिल एंड गो टू कैच ऑफ द गोल्ड। वहां पे 1000 टन के 3 पैरेलल एसी सिस्टम्स लगे हुए, क्योंकि जो उस 1.7 किलोमीटर डीप जब वर्कर्स जाते थे गोल्ड माइनिंग के लिए, तो जितनी पॉइजनस गैसेस थी और उनसे जो हीट टेम्परेचर से जनरेट होती थी उसको बैलेंस करने के लिए इतने एसी की जरूरत है। तो आप सोच लीजिए कि 10 किलोमीटर पे क्या होगा, 100 पे कितना होगा और 64,000 किलोमीटर पे कितना होगा, या इतना जितनी डेप्थ की आप बात कर रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है और इसीलिए बहुत सारी चीजें हम ड्रिल करके नहीं जान सकते हैं, लेकिन साइस्मिक एक्टिविटी से जान सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें हो जैसे वॉल्केनो से मटेरियल 100 किलोमीटर डेप्थ से ऊपर आ सकता है, तो उस मटेरियल को एग्जामिन करके हम जान सकते हैं कि नीचे की सतहों में क्या है। तो अर्थ इंटीरियर अभी भी मिस्ट्री है कि उतना डीप नहीं जाते। तो ये एक एक्सपेक्टेड कंपोजिशन है। 6371 किलोमीटर टोटल डेप्थ है और 6000 केल्विन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और 363 गीगा पास्कल ये प्रेशर है। एक अमाउंट अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको अंदाज होगा, अगर स्विमिंग पूल में आप हाथ ऊपर करके थोड़ा सा भी नीचे जाए तो कान पे प्रेशर पड़ता है, और कान पर प्रेशर पड़ता है, थोड़ी डेप्थ के बाद लगता है कि कान जो है बिल्कुल दर्द से या आवाज से फटने लगेगा। तो आप सोचिए कि इस डेप्थ पर कितना प्रेशर है। दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच कैन बी जनरेटेड एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ। ये मैंने बताया कि डेप्थ पर जब आप जाते हैं, जैसे आपने अल्फा क्वार्ट्ज को हाई प्रेशर टेम्परेचर डेंस पॉलीमॉर्फ देखा तो उसमें क्वेसाइट फॉर्म हुआ। उसी तरह अगर कार्बन को आप कन्वर्ट कर दें तो वो हाई डेंस प्रेशर पॉलीमॉर्फ जो है कार्बन का वो डायमंड है। तो डायमंड जो है ऐसे ब्यूटीफुल थिंग, ऐसे ब्राजील में है, मैक्सिको में है, साउथ अफ्रीका में है, पन्ना माइंस है इंडिया में, यहाँ पे ये डायमंड्स यू कैन फाइंड देम इन प्लेंटी। कोहिनूर भी हमारे यहाँ मिला था। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है। ये अगर आपने कभी हैदराबाद आप गए हो तो निजाम ऑफ हैदराबाद का म्यूजियम है, तो एक बार आप हैदराबाद घूमिए न घूमिए, लेकिन
निजाम ऑफ हैदराबाद का म्यूजियम जरूर देखिए, जो ज्वेलरी वहाँ रखी है और जो जेम स्टोन्स है, बहुत एक्साइटिंग फील्ड है जेम स्टोन्स की, जेमोलॉजी। तो जेमोलॉजी का भी कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको एक आदमी बेवकूफ बनाने के लिए एक शीशे का, कांच का टुकड़ा दे सकता है और एक वैसा ही पीले रंग का कांच का टुकड़ा दे दे और दूसरा मिनरल जो पीले रंग का होता है वो टोपाज है, तो कैसे पता लगेगा कि ये टोपाज है और ये ग्लास है, प्लेन ग्लास? दोनों येलो लगते हैं, दोनों बहुत सुंदर लगते हैं, दोनों में आजकल कट ग्लास करके उसका बना लेते हैं। या एक और एग्जांपल लीजिए, जो मैंने बताया कि डेस्क पे आप कई चीजें फॉर्म कर सकते हैं, तो आजकल अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी मिलती है, बाजार में मिलती है। तो उसमें क्या है, ये डायमंड सिंथेटिक है, दे आर वेरी टाइनी। आप ये प्रेशर और ये टेम्परेचर जो अर्थ की मेंटल डेप्थ से मिलता है, इसको एक कमरे में एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी जनरेट कर सकते हैं और उसकी वजह से आप डायमंड के पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज कर सकते हैं कार्बन से। लेकिन उसका साइज जो है इन डायमंड से मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो डायमंड है ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन एनवायरनमेंट जो अनडिस्टर्ब था टेक्टोनिक एक्टिविटी में, उसमें इसके मिनरल फेसेस ग्रो किए हैं। तो ये जो साइज है डायमंड का, दिस वी कैन नॉट क्रिएट इन द सिंथेटिक एनालॉग्स, बट वी कैन ऑलवेज क्रिएट टाइनी पार्टिकल्स एंड देन पुट देम एज ए क्लस्टर, उसको छोटे छोटे को ज्वाइन कर देते हैं, तो इसीलिए उसको एडी अमेरिकन डायमंड कहते हैं। दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स रिलेटिवली। तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, एक नया फेज है जेमोलॉजी का। अर्थ के बारे में भी थोड़ा सा आपको ये बता दें कि टोटल जितनी अर्थ है वो 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। वो प्लेट्स मूव करती हैं। जो टॉप लेयर है 100 किलोमीटर की, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, और नीचे की जो लेयर है एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर वो फ्लोट करती है। इस तरीके से फ्लोट कर सकती है कि जैसे 2 कारें आपस में भिड़ जाएं या 2 पहलवान एक दूसरे से लड़ जाएं, तो 2 प्लेट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक को तो झुकना पड़ेगा, एक पहलवान दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा तो एक दब जाएगा, तो वो एक प्लेट नीचे चली जाएगी। तो नीचे प्लेट जा रही, उसको सबडक्टिंग प्लेट कहते हैं। तो इस तरह का एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाला कंट्री जो है वो अमेरिका है। यदि एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आदमी बहुत फेमस हुआ, इसको बहुत लोगों ने खोजा और इसको अमेरिका ने 4-5 कंट्रीज में खोजा, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, जहां जहां से उसको ऑयल चाहिए था उस कंट्री में उसने कहा कि ओसामा बिन लादेन यहीं छिपा हुआ है। उस कंट्री में उसकी आर्मी गई, उस कंट्री में उसकी आर्मी के आड़ में उसी कंट्री का ऑयल पी करके उसी पर उसने चढ़ाई की और दादागिरी की और अपने कंट्री भी ऑयल लेता गया वो। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज जियोपॉलिटिक्स। तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ऐसा करते हैं। इस तरह से बहुत कम लोगों को मालूम है, अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में बहुत लंबे अरसे तक रही, लेकिन अमेरिकन आर्मी के साथ वहाँ रफली 1000 आदमी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के भी वहाँ पे थे और वो करीब 6 महीने रहे। उस समय बहुत क्रूशियल पॉइंट था। और जो सबसे बड़ी बात थी, आप इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टाइटेनियम है। ये उन्होंने जो लिथियम और टाइटेनियम डिस्कवर किया और इतने बड़े अमाउंट में रिजर्व ऑफ लिथियम उन्होंने डिस्कवर किया कि उसको सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहते हैं। जितनी बैटरीज हैं आपकी, जितने लैपटॉप से, सब में लिथियम यूज होता है और लिथियम का पूरा उन्होंने अपने यहाँ कब्जे में ले लिया। इस समय सारा लिथियम अफगानिस्तान का उनके पास है। इसी तरह आपको ये भी अंदाज हो कि कई बार दलाई लामा तिब्बत की भलाई की बात करते रहते हैं, लेकिन वो शांति की बात भी करते हैं, लेकिन बेसिकली ये नहीं है। बेसिक उसमें ये है कि वहाँ जियोलॉजी इन्वॉल्व है।
जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे चली जाती है। तो जब नीचे प्लेट सबडक्ट करती है, इस तरीके से है ये, दिस इज मूविंग दिस वे, द प्लेट दिस गोइंग दिस वे। नाउ दिस एंगल ऑफ सबडक्शन विच इज थीटा, दिस कैन बी यानी ये स्टीप हो सकता है या स्टीप नहीं भी हो सकता है। अगर स्टीप है ये एंगल ऑफ सबडक्शन तो ये काफी नीचे तक जाएगा, और अगर वो बहुत नीचे तक जाएगा तो नीचे का मटेरियल ऊपर आएगा, और वो जो मटेरियल जो ऊपर आता है उसमें वोलेटाइल होते हैं, और वोलेटाइल जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो उसमें प्रेशस स्टोन्स, जेम स्टोन्स और प्रेशस मिनरल्स क्रिस्टलाइज करते हैं। तो ये ही तिब्बत में हुआ है, आप पढ़िए अगर इसको तो उसमें हर तरह के मिनरल्स है, रिजर्व्स ऑफ क्रोमियम, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, निकल, लिथियम, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, टिन, यूरेनियम एंड मेनी अदर। तो एक्चुअली दिस इज द ग्रिड और टू होल्ड दीज रिसोर्सेज, जो कि जियोलॉजी या जियोलॉजी की तरह से कंट्री की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि पीस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है जो कि बहुत कॉमन है। तो इस तरह के प्रोसेसेस होते रहते हैं अर्थ में, और इन प्रोसेसेस को भी जियोलॉजिस्ट ही एग्जामिन करते हैं या स्टडी कर सकते हैं। ये सुनामी की एक पिक्चर है जिसमें कि सुनामी का मेन पॉइंट ये है कि इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 970 किलोमीटर पर आवर, एक जेट की स्पीड से ट्रेवल करता है। और मेन थिंग क्या है, जैसे जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था चेन्नई में, तो सुनामी जब फर्स्ट टाइम आता है तो पहले बेड रिट्रीट करता है, तो 1-2 किलोमीटर तक पूरा का पूरा ओशन रिट्रीट कर जाता है। रिट्रीट करता है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, मछुआरे दिखता है, अरे हमारी नाव डूब गई थी, वो पड़ी हुई है, उसको लेते हैं। जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक वो हिट बैक करेगा, और हिट बैक करेगा। देखिए आप यहाँ पे ये ब्लू कार देखिए, पहली वाली ये ब्लू कार है, ये इसकी छत पे लोग बैठे हैं, और ये यहाँ पूरा तबाह हो चुका है। और इस तीनों पिक्चर्स में टोटल टाइम जो लगा है 3 सेकेंड्स का लगा है। आप कहाँ तक भाग करके जाएंगे? इसकी स्पीड 970 किलोमीटर पर आवर है। कहाँ चले जाएंगे, किस दुनिया में चले हैं, कोई नहीं बच पाएगा। तो ये सब फीचर्स जो है ये जियोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं और स्टडी करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है ऑयल इंडस्ट्री का, ऑन शोर ऑयल और ऑफ शोर ऑयल। इसकी बहुत डिमांड है। बॉम्बे हाई जो है वो ऑफ शोर ऑयल है, और जो लैंड पर लेते हैं वो ऑन शोर ऑयल है। दोनों कंट्री में रिजर्व है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, सप्लाई और कंजम्पशन में क्या रेशियो है। ये इंडिया है, यहाँ पे दिस इज ऑयल प्रोड्यूसिंग, और सप्लायर्स में ये यहाँ पे। अगर इस चार्ट में और आप देखें तो इंडिया एक बहुत ही वनरेबल कंट्री है। इन इम्पोर्टेंट कंट्रीज में देखिए 76% ऑफ द ऑयल इज बीइंग इम्पोर्टेड बाहर से, इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो है शटर कर जाती है। और कंट्रीज में इसको ब्राजील को देखिए, इसके यहाँ भी प्रोडक्शन 1% है, लेकिन 19% ही टोटल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो कंट्री का जो मनी है वो सेव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज गड़बड़ हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी एक और अच्छा एस्पेक्ट है या इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वो GIS और रिमोट सेंसिंग है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका नैनो सेंटर है जहाँ आप बैठे हैं। तो आप एक डिस्टेंस से अपने कमरे में बैठ के लैब से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं व्हाट इज प्रिसाइजली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड of the particular place or person. So you can locate everything, you can examine. इसी तरह land use pattern पे आप पूरा चीज build up कर सकते हैं one by one layer. So you can know कि underneath the earth what is lying there. Oil reserve है, water table कहाँ है, कितनी depth पर है, contaminated है कि नहीं है, soil cover कहाँ पे है, forest cover कहाँ पे है, vegetation कहाँ पे है।
तो सैटेलाइट के माध्यम से, तो ये भी GIS और रिमोट सेंसिंग जो है ये भी एक ब्रांच है जियोलॉजी की, विच जियोलॉजिस्ट एग्जामिन। एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर जियोलॉजी कहते हैं। जब रेडियो एक्टिव मिनरल्स यूज हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर सिस्टम में जो चीज खत्म हो जाती है उसको कहाँ पे फेंकना, वेयर टू थ्रो। आपने घर में कोई चीज खाई, एक कूड़ेदान है, उसमें कूड़ा फेंक दिया, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं। तो उसके लिए जियोलॉजिस्ट प्रॉपर प्लान करते हैं कि किस लेवल पे, किस डेप्थ पर और किस टाइप ऑफ रॉक के नीचे इसको अंदर दबा दिया जाए, दैट फॉर मेनी ईयर्स एंड मिलियन ईयर्स टू कम उसमें जो कांस्टेंट रेडियो एक्टिव डिके है वो उसी रेशियो में वहां पे कंसील्ड रहेगा, उसके बाहर नहीं आ पाएगा। एक मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है। इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इस स्लाइड में देखिए कितना बड़ा है इंडिया। So this is how big is the India. And when you look at this map, there are 16 countries and most of the European countries fall within the India. So the dimension of the India, the wealth of the India, the resources of India, in that respect, India is perhaps the finest and the best country and the wealthiest country in this world on this earth. लेकिन उसके मिनरल रिसोर्सेस को हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। सो फॉर यू इट इज फॉर द यंग जनरेशन टू कम फॉरवर्ड एंड देन टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यू एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ एंड कम फॉरवर्ड। एंड विद दीज फ्यू वर्ड्स आई थैंक यू ऑल।